Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy। आज के लेक्चर में what I am going to discuss that is the amendments which are applicable for December 2020 exam। तो आज हम amendments डिस्कस करेंगे which are applicable for December 2020 exam। applicable for December 2020 examination। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। नाउ द थिंग इज दैट अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन फॉर विच पेपर्स, यहां पे क्या क्या पेपर्स हम कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज और, दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं तो किस पेपर्स के लिए देखिए यहां पे। अच्छा, मैं पहले पीरियड भी बताया था आपको, ठीक है। आई एम गोइंग टू कवर द अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 1st of January to 30th of June 2020, which is applicable for December 2020 examination. You know that ICSI Institute of Company Secretaries of India क्राइटेरिया के साथ एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं वही एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए आपको 30 जून 2020 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, लॉ में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम। वो 6 मंथ वाले क्राइटेरिया के हिसाब से, मतलब 1 जुलाई 2000 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2020 उस दिन या उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, 6 महीने क्राइटेरिया के हिसाब से। एंड अभी आज की लेक्चर में जो मैं अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, लॉ में चेंजेस हुए हैं, वो कौन से पीरियड में, 6 महीने के पीरियड में। कौन से 6 महीने के पीरियड? 1 जनवरी 2020 टू 30th of June 2020। इसका मतलब ये है, मैं यहां पे एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं, आई एम टेकिंग एन एजम्पशन कि साहब यू आर ऑलरेडी अपडेटेड, आपके लेक्चर्स एंड बुक्स मटेरियल वगैरह ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी अपडेटेड बुक्स एंड लेक्चर्स आपके पास हैं अप टू 31st of December 2019 विच वर एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम, जो कि हुए ही नहीं, वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इशू, कोविड-19 इशू। तो जून 2020 एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल था एंड 31 दिसंबर 2019 तक आप अपडेटेड है, वहां तक अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। यहां तक कि आप ऑलरेडी अमेंडमेंट जानते हैं जो कि जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल थे, और उसके बाद के नेक्स्ट 6 मंथ के पीरियड के अमेंडमेंट में यहां कवर कराने जा रहा हूं विच एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम। अच्छा, जो लोग आपको 31 दिसंबर 2019 तक अपडेटेड नहीं है, मान लिया कोई बच्चा दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए 30th of June 2019 तक ही अपडेटेड है और 1 जुलाई 2019 से लेके 2019 टू 31 दिसंबर 2019 पीरियड के अमेंडमेंट्स उसका नहीं है या अपडेटेड नहीं है, तो वो अमेंडमेंट्स हमारे लेक्चर, हमारे अमेंडमेंट नोट्स हमारे वेबसाइट पे, हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे sangeetkedia.academy.com पे अवेलेबल है, तो आप वहां रेफर कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अपडेटेड अप टू 31 दिसंबर 2019, मान लिया आप 30 जून 2019 तक ही अपडेटेड हैं, उसके बाद का अपडेटेड मटेरियल आपके पास नहीं है, अमेंडमेंट्स नहीं है, तो हमारे वेबसाइट पे वो अपडेशन, लेक्चर भी और नोट्स भी, वो सब अवेलेबल हैं ऑन आवर वेबसाइट। एंड वो आपकी हमारी वेबसाइट दैट इज sangeetkedia.academy.com। नो स्पेस, इस वेबसाइट पे sangeetkedia.academy.com, इस वेबसाइट पे आपको जो पिछले 6 महीने, मतलब जो अमेंडमेंट्स मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं उससे पहले 6 महीने के अमेंडमेंट, दैट इज द 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019, उस पीरियड के अमेंडमेंट के नोट्स और लेक्चर आपको अवेलेबल है, तो आप रेफर कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है तो। ऑलरेडी अपडेटेड है, वेल एंड गुड।
इसका मतलब आज की क्लास में, आज के लेक्चर में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम एंड अमेंडमेंट्स कौन से पीरियड के मैं डिस्कस करूंगा 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020 और 30 जून 2020 के बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स वो आपके दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे एज पर द 6 मंथ्स क्राइटेरिया ऑफ द ICSI एंड 30 जून। इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगस्त में कोई अमेंडमेंट आया है, सितंबर को अमेंडमेंट आया, वो पूछते रहते हैं सर दिसंबर में एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ICSI की क्लियर कट गाइडलाइंस है, एग्जाम से पहले 6 महीने पहले चले जाइए। जब दिसंबर में पेपर होने वाला 6 महीने में 30 जून 2020 उस दिन तक के जो अमेंडमेंट, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये पीरियड के अमेंडमेंट्स में कवर करने जा रहा हूं आज के लेक्चर में 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020 एंड इसका मतलब एजम्पशन है कि इस डेट से पहले की आप अपडेटेड हैं, आपके पास अपडेटेड मटेरियल है, अपडेटेड नोट्स हैं, लेक्चर है, नहीं है तो मैंने उसके पिछले 6 महीने का भी बता दिया, फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019 उस 6 महीने के पीरियड, मतलब इससे पहले 6 महीने के पीरियड के नोट्स और लेक्चर अपडेटेड हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप रेफर कर सकते हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट एंड फ्री है, कोई चार्ज नहीं है एंड कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी रेफर कर सकता है एंड कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। एनीवे एक तो ये होगी बात आपको कि आज के लेक्चर में हम क्या अब बात करने जा रहा हूँ किस पेपर के अमेंडमेंट में आज के लेक्चर में कवर करना इन टुडे लेक्चर। एक तो है टुडेज लेक्चर इज पर्टेनिंग टू अमेंडमेंट विच फॉर विच एग्जाम दिसंबर 2020 एग्जाम, कौन से पीरियड के अमेंडमेंट में कराने जा रहा हूँ 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020। अच्छा एंड इसके अलावा कौन से पेपर्स के लिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर में जो अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन से पेपर्स के लिए वो देखिए आपको। फॉर विच पेपर्स, नंबर 1 कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, शॉर्ट में EP एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। नंबर 2 SBEC पेपर सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, अगेन न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एक्चुअली के जो अमेंडमेंट्स है कॉमन अमेंडमेंट्स है जो कई सारे पेपर में सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, इसलिए मैं वो सारे एक साथ ही बता रहा हूं कि आज की अमेंडमेंट क्लास किस किस पेपर में आपको यूज होगी। देखिए तो SBEC न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। नंबर 3 कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये कंपनी लॉ न्यू सिलेबस है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस है, तो अभी ओल्ड सिलेबस भी चल रहा है आप जानते हैं। और ये भी पता होगा साहब ओल्ड सिलेबस का एक अटेम्प्ट और बढ़ गया है, पहले दिसंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट होना था, नाउ जून 2021 तक जून 2021 तक ICSI ने अलाउ कर दिया है, एक अटेम्प्ट और बढ़ गया है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, मतलब एक अटेम्प्ट और आपको अवेलेबल है। एंड वन मोर पेपर एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये चारों पेपर्स के अमेंडमेंट में इकट्ठे डिस्कस करूंगा क्योंकि सेम अमेंडमेंट में तो टॉपिक्स को लॉ अल्टीमेटली मोरलेस SBC में भी कुछ कंपनी लॉ का क्वेश्चन आता है, ये कंपनी लॉ है, ये भी कंपनी लॉ, ये भी कंपनी लॉ है, ठीक है। तो सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, हाँ कुछ जहां फर्क होगा मैं अपने आप बता दूंगा कि साहब इस पेपर में ऐसा, इसमें मैं अपने आप बता दूंगा। अच्छा एक और चीज, मैं यहां पे टॉपिक का नाम बोलूंगा, इस टॉपिक के अंदर मतलब चैप्टर का नाम बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर ये चेंज है। मैं चैप्टर नंबर नहीं बोलूंगा, क्यों चैप्टर नंबर क्यों नहीं बोलूंगा कि चैप्टर नंबर आपके कंपनी लॉ में वही सेम चैप्टर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में अलग हो सकता है, चैप्टर नंबर कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में अलग हो सकता है, कंटेंट सेम है, नंबर चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर का नाम भी सेम है। एडवांस कंपनी लॉ के अंदर कंटेंट हो सकता है सेम है, लेकिन चैप्टर का हो सकता है नाम भी अलग हो, चैप्टर नंबर, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, सिर्फ चैप्टर का नाम बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें चैप्टर नंबर भी लिखा रहेगा। तो नोट्स मैंने अलग अलग बनाए हैं, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस का अलग बनाया अमेंडमेंट के नोट्स, SBC का अमेंडमेंट के नोट्स अलग बनाए, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस अलग बनाए, एडवांस चारों के अलग अलग बनाए। चारों जो पेपर्स किसके अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूं लेक्चर में, इन सबके अमेंडमेंट के नोट्स मैंने अलग अलग बनाए, उनमें आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर सब कुछ लिखा होगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आप आराम समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं लेक्चर के अंदर मैं बार बार पेज नंबर ये नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सेम अमेंडमेंट
इसका पेज नंबर अलग है, इसका पेज नंबर अलग, इसका अलग है, इसका अलग है, चारों का अलग अलग है, आप कंफ्यूज होंगे। तो आई विल नॉट अनाउंस द पेज नंबर, मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम, वो सब में कॉमन है, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, वो सब कॉमन है, एंड वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कहीं चैप्टर का नाम ही अलग है, जैसे ACL में कुछ चैप्टर्स आपके सेम कंटेंट सेम है लेकिन चैप्टर का नाम अलग है, तो मैं बता दूंगा यहाँ चैप्टर का नाम इसकी जगह ये है, बट बाकी पेज नंबर, चैप्टर नंबर, ये मैं क्लास अभी लेक्चर में अनाउंस नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। क्योंकि सेम चीज है, सेम अमेंडमेंट है, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर अलग है, इसमें चैप्टर नंबर अलग है, इसमें चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर नंबर, पेज नंबर अलग है, ठीक है। इसलिए आई विल नॉट अनाउंस द पेज नंबर एंड चैप्टर, लेकिन नोट्स जो आपको देंगे, नोट्स मैंने चारों का अलग अलग बनाए हैं। कंपनी लॉ अमेंडमेंट फॉर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस अलग है, SBC के अमेंडमेंट अलग, नोट्स अलग है, सब में उसमें स्पेसिफिकली उसी के हैं, तो उसमें हेडिंग में लिखा रहेगा, उसमें पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ चैप्टर का नाम एंड टॉपिक का नाम एंड उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। कॉमन अमेंडमेंट्स हैं फॉर ऑल द 4 पेपर्स, ऑल द 4 पेपर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नोट्स स्पेसिफिक है, चारों के मैंने अलग अलग नोट्स कॉपी पेस्ट करके इसमें पेज नंबर वगैरह चेंज करके एंड अकॉर्डिंगली उस पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स के साथ आप रेफर करेंगे लेक्चर को तो आपको बहुत आसानी से चीज समझ में आएगी। तो आई स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स। देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट आपका टॉपिक है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, सेम चैप्टर कंटेंट, मतलब जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूं, ये सेम चैप्टर का नाम कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में भी है, एंड एज वेल एज SPC में भी है, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। इन तीनों पेपर में सेम नाम है। लेकिन ACL के पेपर में, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर ACLP, इस पेपर में सेम अमेंडमेंट जो बताने जा रहा हूं, वो सब पेपर टॉपिक चैप्टर का नाम है कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। तो चैप्टर का नाम ही अलग, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप ACLP के स्टूडेंट हैं, मान लिया आप वो देख रहे हैं तो बोले सर ये तो चैप्टर ही नहीं हमारे, तो ये सेम अमेंडमेंट आपका जो चैप्टर है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। 4 पेपर्स में, 3 पेपर में, तीनों पेपर में चैप्टर का नाम सेम है, प्रमोशन फॉर्मेशन कंपनी। ACLP में आपको इस चैप्टर का नाम क्या है? कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर एक आपको टॉपिक दे रखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक के अंदर एक आपको सब टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये आप रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए तो एक टॉपिक आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और उस टॉपिक के अंदर एक आपको सब टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। अच्छा, अभी तक आप पढ़ते आते हैं रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन जो लगती थी इनफॉर्म रन, इसमें लगती थी रन, इनफॉर्म रन, इसमें लगती थी रिजर्व यूनिक नेम, एंड एप्लीकेशन लगती थी टू द रजिस्ट्रार CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। इसको एप्लीकेशन लगती है किस फॉर्म में? रन में, रिजर्व यूनिक नेम। इसमें एप्लीकेशन लगती थी फॉर रिजर्वेशन नेम। अब रन फॉर्म जो है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड रिजर्वेशन नेम के लिए जो एप्लीकेशन लगेगी, नॉट इन द फॉर्म रन, ये पहले था, अब इसमें अमेंडमेंट क्या आ गया? एप्लीकेशन सेम रजिस्ट्रार CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को ही लगेगी, उसके रजिस्ट्रार को लगेगी, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्म चेंज हो गया। एप्लीकेशन का फॉर्म क्या हो गया? अमेंडेड प्रोविजन क्या है? अमेंडेड प्रोविजन क्या? देखिए, नाउ द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म स्पाइस प्लस, ऐसे लिखते हैं, स्पाइस प्लस, SPIC कैप्स में E स्मॉल फिर प्लस, स्पाइस प्लस, इसमें एप्लीकेशन लगेगी। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या मैं लिख देता हूं, ये ऐसे लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या देखिए आपको,
सिंप्लीफाइड, मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर incorporating company electronically प्लस, ये भी लिखते हैं, देन कोलन INC 32, ऐसे, मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस कोलन देन INC 32, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। तो हम शॉर्ट में से लिखते हैं स्पाइस प्लस, बट उसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस, एंड वो फॉर्म है, मतलब नाम दे दिया स्पाइस, बट एक्चुअली जो फॉर्म नंबर है INC 32 वो आपका, और INC 32 आपको ये है। इससे तो पहले हम एप्लीकेशन जो लगाते थे फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म रन, अब उसकी जगह किसमें लगाएंगे, स्पाइस प्लस में। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस। तो आपका रिजर्वेशन नेम जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर 2 पैराग्राफ हैं, एंड दोनों पैराग्राफ के अंदर 2 आपको रन फॉर्म, दोनों पैराग्राफ में एक जगह रन का रेफरेंस आ रहा है, तो दोनों पैराग्राफ के रन की जगह क्या हो जाएगा, स्पाइस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन बोथ द पैराग्राफ्स अंडर दिस सब टॉपिक रिजर्वेशन नेम अंडर द टॉपिक इनकॉर्पोरेशन कंपनी, दोनों पैराग्राफ के अंदर रन की जगह क्या हो जाएगा, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक टॉपिक वैसे वो बताऊंगा भी अमेंडमेंट में आपको। एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ नेम, जो कंपनी अपना नाम बदल रही है, तो जब नाम बदलते हैं सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में पढ़ते हैं आप, तो जब नाम बदलते हैं तो उस केस में भी तो आपको नया नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि नया नाम रिजर्वेशन के लिए, तो पहले उसमें भी सेम जैसे इनकॉर्पोरेशन के समय हम रन में अप्लाई करते हैं वैसे ही चेंज ऑफ नेम, तो यहां पे इनकॉर्पोरेशन के समय रन की जगह क्या हो गया, स्पाइस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ नेम के समय, चेंज ऑफ नेम अभी मैं बताऊंगा अभी अमेंडमेंट, चेंज ऑफ नेम के समय आपको रन का रन ही है, वहां कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है एंड इट इज गोइंग फॉर चेंज ऑफ नेम, एंड उस केस में आप नया नाम के लिए अप्लाई करते हैं ROC को नया नाम रिजर्व करने के लिए, तो उसके लिए वहां एप्लीकेशन रन में ही लगेगी, नॉट स्पाइस प्लस। इस वहां कोई चेंज नहीं आया, चेंज ऑफ नेम में कोई चेंज नहीं आया, वहां रन में ही एप्लीकेशन लगेगी, एंड वहां स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन नहीं लगी, ये मैं आगे बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन एट द इनकॉर्पोरेशन का समय, जब कंपनी नहीं बना रहे हैं, उस समय जो आप रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन अभी तक हम रन में लगाया करते थे, अब किस में लगाए, स्पाइस प्लस, एंड उसका फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस INC 32। ये INC 32 भी साथ में लिखना है, ब्रैकेट में ऐसे पूरा, जैसे मैं लिखा है ना पूरा फुल फॉर्म, ये लिख के स्पाइस प्लस, उसके साथ ब्रैकेट में फुल फॉर्म ये लिखना है, एंड दैट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म स्पाइस प्लस, ठीक है। और 2 पैराग्राफ रिजर्वेशन नेम टॉपिक के अंदर है, सब दोनों पैराग्राफ के अंदर रन का रेफरेंस आ रहा है, दोनों जगह रन की जगह क्या कर लीजिए, स्पाइस प्लस, एंड दिस द फुल फॉर्म। एंड अभी बार में बता रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन के समय रिजर्वेशन नेम की एप्लीकेशन स्पाइस प्लस लगी, लेकिन कंपनी बनने के बाद कभी कोई कंपनी चेंज ऑफ नेम के लिए जाती है, तो वहां पे चेंज ऑफ नेम के केस में स्पाइस प्लस नहीं यूज होता, वहां रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन हम रन में ही लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे, वहां कोई चेंज नहीं, वहां कोई इंपैक्ट नहीं। नाउ सेम टॉपिक सेम चैप्टर के अंदर, चैप्टर जब बदलेगा तो मैं अपने आप बता दूंगा, सेम चैप्टर के अंदर दैट इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन कंपनी और ACLP में एडवांस कंपनी लॉ पे कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, सेम चैप्टर में आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक के अंदर ही पहला सब टॉपिक रिजर्वेशन नेम में चेंज आ गया, एक आपका आगे एक सब टॉपिक है अंडर द टॉपिक सेम इनकॉर्पोरेशन कंपनी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार्स, इनकॉर्पोरेशन कंपनी टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स with the registrar of companies, with the ROC. This is again sub topic under the topic incorporation of companies. अच्छा, पहले हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन लगाते थे फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, अभी पढ़ते थे फॉर रिजर्वेशन नेम, वो तो पहले की बात है। हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन लगाते फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो पहले हम लगाते थे इन फॉर्म, पहले व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लगाते थे अर्लियर, पहले हम लगाते थे इन
INC32 स्पाइस, ऐसे लिखते थे, ठीक है। इस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाते थे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पहले। अब ये चेंज हो गया है, एंड नाउ अमेंडेड क्या देखिए, नाउ विल मेक द एप्लीकेशन टू द ROC फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन फॉर्म स्पाइस प्लस। अभी आप सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। वही फुल फॉर्म स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस कोलन INC32। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, सिंप्लीफाइड, यहां लिखता हूं स्पेस थोड़ा सा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC32। मतलब पहले इस फॉर्म में अप्लाई करते थे ROC को INC32, ये तो आपको ओमिट हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, स्पाइस प्लस। तो ये जो टॉपिक है फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद ROC, इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में इसका रेफरेंस आ रहा है कि इस फॉर्म में अप्लाई करना ROC को, तो इसकी जगह आप ये कर लीजिएगा, फुल फॉर्म ये लिख लेंगे, ठीक है। INC32 स्पाइस काट के उसकी जगह स्पाइस प्लस लिखना है और ब्रैकेट में फुल फॉर्म ये लिखना है, ठीक है। पहले ही पैराग्राफ, इस सब टॉपिक में पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ROC को लगी INC32 स्पाइस, उसको काट के इसकी जगह क्या स्पाइस प्लस। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर स्पाइस प्लस जो है ये फॉर्म, अभी हमने पढ़ा था साहब रिजर्वेशन और नेम के लिए अप्लाई करते हैं, वो स्पाइस प्लस में अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से, और यहाँ ROC को भी अप्लाई कर रहे हैं इन स्पाइस प्लस में। बता दूं क्या, देखिए स्पाइस प्लस जो फॉर्म है इसके, मैं अलग से बताता हूं आपको, इसके दो पार्ट है, पार्ट A एंड पार्ट B। फॉर्म को जब आप MCA की वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA.nic.in पे आप जाके, सॉरी MCA.gov.in, उस पे आप जाके देख सकते हैं MCA की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जब ये फॉर्म देखेंगे स्पाइस प्लस के दो पार्ट है, पार्ट A पार्ट B। तो व्हेन वी अप्लाई टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर रिजर्वेशन नेम, तो इसमें स्पाइस प्लस का पार्ट A, इस फॉर्म का पार्ट A यूज होता है। एंड व्हेन वी आर मेकिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे पार्ट B ऑफ दिस फॉर्म यूज होता है। तो फॉर्म नंबर तो मैं वही बताऊंगा ना, स्पाइस प्लस ही बोलूंगा, लेकिन एक्चुअली के इस फॉर्म के दो पार्ट हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर रिजर्वेशन नेम, तो उसमें स्पाइस प्लस का पार्ट A, इस फॉर्म का पार्ट A यूज होता है, पार्ट B नहीं यूज होता, ठीक है। मतलब बेसिकली वी आर अप्लाइंग इन पार्ट A ऑफ स्पाइस प्लस, ठीक है। जब व्हेन वी आर अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, तो वहां पे कौन सा पार्ट यूज होता, पार्ट B ऑफ द फॉर्म स्पाइस प्लस। तो लेकिन फॉर्म तो सेम ही है, इसलिए हम तो स्पाइस प्लस दोनों जगह बोले, लेकिन एक्चुअली थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो ये है फर्क कि वहां पे पार्ट A ऑफ द फॉर्म यूज होता है स्पाइस प्लस का, और इनकॉर्पोरेशन के ऑफ द कंपनी के लिए जो अप्लाई करते हैं टू द ROC, वहां पे यूज होता है पार्ट B ऑफ दिस फॉर्म स्पाइस प्लस। तो ये फर्क, तो आप कंफ्यूज हो सकते, मैंने थोड़ा बता दिया कि साहब ये क्या है। इसका दोनों जगह रिजर्वेशन नेम टॉपिक के अंदर भी वहां पर रन की जाए क्या होगा, स्पाइस प्लस, और इन द केस ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद ROC फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, वहां INC32 स्पाइस की जगह क्या हो गया, स्पाइस प्लस। लेकिन फर्क क्या मैंने बता दिया, वहां पार्ट A यूज होता है, यहाँ पार्ट B यूज होता है, लेकिन फॉर्म का नाम सेम है, इसे दोनों का हम स्पाइस प्लस। और स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या बना होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC32। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर नाउ। सेम इसका इफेक्ट एक जगह और आपका टॉपिक आपका दे रखा है पहले से जो टॉपिक है, इज इज क्लियर नाउ। सेम चैप्टर के अंदर प्रमोशन एंड फॉर्मेशन कंपनी और ACLP में आपको कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, सेम चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक दे रखा है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, रूल 38, स्पाइस रूल 38, एक टॉपिक देखा ना सिंप्लीफाइड, पहले से जो अर्लियर आपको पहले से टॉपिक दे रखा है, जो टॉपिक दे रखा है आपको ऑलरेडी इस चैप्टर में, सिंप्लीफाइड स्पाइस करके टॉपिक दे रखा है, रूल 38 आपको याद होगा। इसमें आप एक साथ तीन चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, इफ यू रिमेंबर, एप्लीकेशन फॉर DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर,
एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी। जो जनरल मेथड ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन में ये सब चीज अलग अलग होती है, लेकिन रूल 38 में जब आप इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे यू अप्लाई फॉर ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। एप्लीकेशन फॉर डिन मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने बता रखा फास्ट मेथड है। रूल 38 में जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर डिन मतलब सेम एप्लीकेशन के तो डिन के लिए अप्लाई होता है, रिजर्वेशन नेम के लिए अप्लाई होता है और इनकॉर्पोरेशन अलग अलग कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं है। अच्छा, इसके लिए अभी तक जो हम अप्लाई करते थे किस फॉर्म में अप्लाई करते थे, अभी तक जो करते थे हम INC 32 स्पाइस। अगेन आप सोचोगे साहब ये फॉर्म नंबर तो सेम है जो वहां भी था जनरल मेथड में, सेम नंबर सेम है, लेकिन जब आप रूल 38 के ऑप्शन यूज करें, जब फॉर्म यूज करते हैं, फॉर्म में था एप्लीकेशन द रूल 38, तो फॉर्म का फॉर्मेट ही चेंज होता है। फॉर्म का जैसे इसमें ऑप्शंस होते हैं ना, फॉर्म में अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये अप्लाइंग अंडर विच सेक्शन, अंडर विच रूल, रूल 38 सेलेक्ट करते क्या फॉर्म का फॉर्मेट, नंबर सेम है लेकिन फॉर्मेट बदल जाता था, एंड उसके अंदर ये तीनों चीज के लिए एप्लीकेशन एक साथ आती है रूल 38। तो यहां भी हर जगह INC 32 स्पाइस जो था इसकी जगह होगा स्पाइस प्लस, वही फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है, INC 32, ठीक है, सेम। इसका मतलब ये बार बार देखिए, ये फॉर्म नंबर आपको लग रहा है जनरल मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी सेम फॉर्म नंबर था, एंड आपको जनरल मेथड अब अमेंड होके INC स्पाइस प्लस हो गया, सॉरी। अच्छा, वैसे यहां पर भी जनरल मेथड के अंदर आपको INC 32 स्पाइस करके स्पाइस प्लस हो गया, तो यहां भी INC 32 जो रूल 38 के अंदर अप्लाई, यहां बार बताओ फॉर्म नंबर सेम है, लेकिन जब आप रूल 38 सेलेक्ट करते हैं, जैसे स्पाइस प्लस आपने ओपन किया, फॉर्म क्लिक किया, ओपन खुल गया, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन रूल 38 एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक किया, जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म का फॉर्मेट ही बदल जाएगा, फॉर्मेट ही बदल जाएगा साहब, उसमें तीनों चीज की एप्लीकेशन एक साथ आ जाएगी। अभी पता है जनरल मेथड के अंदर आप रिजर्वेशन नेम के लिए अप्लाई अलग करते हैं, वो CRC को अप्लाई करते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को, डिन के लिए अलग एप्लीकेशन लगाते हैं, इनकॉर्पोरेशन अलग अलग, लेकिन जब रूल 38 में अप्लाई करते हैं तो एक साथ ही, तो फॉर्म नंबर सेम है, लेकिन जब रूल 38 ऑप्शन चूज करते हैं फॉर्म को ओपन करके, तो फॉर्म का फॉर्मेट चेंज होता है, उसमें ये सारी चीजें खुल जाएंगी कि दिन के लिए एप्लीकेशन भी उसी में लगेगी, रिजर्वेशन नेम, तो इसका काम फास्ट हो गया कि आप अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अप्लाई नहीं कर रहे, सिंगल एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका काम फास्ट हो। ये रूल 38 का पर्पज था कि आपको एक फास्ट मेथड प्रोवाइड किया जाए जिसके थ्रू आप कंपनी को के बना इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ अप्लाई कर दें ना। तो ये रूल 38, तो रूल 38 की जो में चेंज किया गया कि जहां जहां फॉर्म था INC 32 स्पाइस, उसकी जगह क्या आ गया स्पाइस प्लस, ठीक है, ये चेंज आ गया और कुछ नहीं है। इसका मैंने क्या किया है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया है, उसमें लिख दिया है मैंने, देखो पहले वाला टॉपिक लिख दिया है, पहले वाला जो टॉपिक है उसके पेज नंबर के साथ, ठीक है। चेंज इन हेडिंग से अनदर चेंज, हेडिंग में चेंज हो गया, पहले हेडिंग में स्पाइस था, हेडिंग में स्पाइस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद पूरे टॉपिक के अंदर 4 जगह आपको ये फॉर्म का रेफरेंस आ रहा था, उसकी जगह चारों जगह क्या होगा स्पाइस प्लस हो जाएगा। मतलब मैंने वैसे पूरा टॉपिक आपको नोट्स में जो अमेंडमेंट के नोट्स मिलेंगे पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उस टॉपिक में चेंज क्या मैं बताता हूं, एक तो हेडिंग के अंदर और प्लस 4 जगह, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, थर्ड पैराग्राफ के अंदर, फोर्थ पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है, और फिफ्थ पैराग्राफ, मतलब एक तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो हेडिंग होगी एंड एक पैराज 1, 2, 3 एंड 5, फोर्थ पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है। इन सभी पैराज के अंदर हर एक पैरा में एक ही जगह इस फॉर्म का रेफरेंस आ रहा है, तो उसकी जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा, और हेडिंग में भी ई आ रहा है, इसकी जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा। इसका तो बेसिकली हेडिंग प्लस ऑल द पैराज एक्सेप्ट पैरा नंबर 4, सब जगह INC 32 स्पाइस की जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा, यही चेंज है। तो लेकिन मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, लेकिन चेंज यही है, ठीक है, चेंज यही है। इसका मतलब ये फॉर्म ही अबॉलिश हो गया, INC 32 स्पाइस अबॉलिश हो गया, उसकी जगह किसने ली स्पाइस प्लस ने ले लिए, जनरल मेथड के अंदर भी और रूल 38 के अंदर भी। एंड रूल 38 के अंदर मतलब फॉर्म जब सेलेक्ट करते हैं स्पाइस प्लस में रूल 38, तो इस फॉर्म का फॉर्मेट चेंज होता है, लेकिन नाम फॉर्म का सेम है, स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। इज दैट ओके? तो ये चेंज यहां पे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेम चैप्टर के अंदर
इसके बाद जहां ये रूल 38 कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये आपको एक टॉपिक मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ईएसआई कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, रूल 38A। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा रूल 38A। रूल 38A में आप ये पढ़ते थे कि जब आप रूल 38 में अप्लाई करते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, तो उसके साथ एक ई फॉर्म और लगता है, एजाइल, INC 35, याद है एजाइल, जिसमें विच कंटेन्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द 3 नंबर्स, जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नंबर। इन 3, इसमें अब 2 चीज और ऐड हो गई है। मैं देखिएगा पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन चेंज ये कि 2 चीज और ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई? अब आप रूल 38 में जो एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, उस एप्लीकेशन के साथ आपको एक और एप्लीकेशन आपको लगी, एजाइल। पहले एजाइल लगती थी, अब उसका नाम हो गया एजाइल प्रो, ठीक है, उसका नाम हो गया एजाइल प्रो, ठीक है। और फॉर्म नंबर सेम INC 35, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ऑब्वियसली फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्म नंबर इज सेम बट फॉर्मेट हैज बीन रिवाइज। तो पहले एजाइल था, इसका एजाइल प्रो। नाउ इट कंटेन्स एन एप्लीकेशन ऑफ 5 थिंग्स। पहले 3 वाली तो सेम है, जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वो सेम, ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस वो सेम है। 2 चीज और क्या हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक्चुअली जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होते हैं, जैसे CA हैं, CS हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट लेवल पे। तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। आप कंपनी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए ओपनिंग, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप इसकी 2 चीजें क्या ऐड हो गई। एक तो फॉर्म जो है रूल 38A में हम जो एप्लीकेशन लगाते थे, मतलब जब रूल 38 में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, ये तो पहले वाला स्टेज है, उसके साथ एक एप्लीकेशन लगती थी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स। तो पहले जो लगती है वो सब सेम है, फर्क यह आ गया एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टेन नंबर। पहले अब एप्लीकेशन जो लगती थी उसका फॉर्म का नाम था एजाइल, ये कट कर देता हूं, इसकी जगह वो एजाइल प्रो, इसकी जगह वो एजाइल प्रो। फॉर्म नंबर सेम है, नाम बदल दीजिए कंफ्यूजन हो, एंड INC 35, लेकिन इसका फॉर्मेट रिवाइज कर दिया होगा, ऑब्वियसली रिवाइज किया होगा। नाउ इट कंटेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 थिंग्स। पहले 3 वाली तो सेम ही है, GST नंबर ये तो सेम ही है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नंबर, ये। इसके अलावा जो 2 नए ऐड हुए हैं, मैं रेड में लिख देता हूं, जो 2 नए ऐड हुए हैं, तो फॉर्म एजाइल की जगह एजाइल प्रो नाम बदल दिया, फॉर्मेट इज सेम INC 30, सॉरी मतलब फॉर्म नंबर इज सेम, एजाइल नाम बदल दिया एजाइल की एजाइल प्रो, जिससे कंफ्यूजन होगी, सब एजाइल बोले कंफ्यूजन हो जाएगा। और फॉर्मेट सेम, सॉरी फॉर्म नंबर सेम है, लेकिन फॉर्मेट हैज बीन चेंज ऑब्वियसली, क्योंकि अब नाउ इसमें थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें नाउ इस एप्लीकेशन में 5 थिंग। तो 2 नई चीज क्या हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। So now when we are applying to the for incorporation company under rule 38, जो एक ही बार में आप दिन के लिए और रिजर्वेशन नेम के लिए और कंपनी को एक साथ अप्लाई करते हैं, तो उसके तहत एक एप्लीकेशन आपको रूल 38 के अकॉर्डिंगली एजाइल प्रो में लगेगी, विच कंटेन्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द 5 नंबर्स, GSTN यही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। मतलब इन 3 के लिए तो पहले होता ही था, अब ये 2 नया ऐड हो गया एंड ये अमेंडमेंट। उसके अकॉर्डिंगली हेडिंग में भी चेंज है, ऑब्वियसली पहले हेडिंग में था ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर 3 थिंग, यहाँ पर हेडिंग में भी चेंज है, और टॉपिक के अंदर एजाइल की जगह एजाइल प्रो हो गया, और ये 2 नई चीजें हो गई। तो मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे, एंड आपको ये लेकिन रिप्रोड्यूस कर, लेकिन चेंजेस क्या है मैंने बता दिया। एजाइल का नाम बदल के एजाइल प्रो कर दिया, ठीक
ठीक है, जिससे कि पता लगे नया फॉर्म आ गया। एंड फॉर्म नंबर इज सेम बट फॉर्मेट हैज बीन रिवाइज्ड। नाउ इट कंटेन्स द एप्लीकेशन नॉट फॉर रजिस्ट्रेशन 3 थिंग्स बट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 थिंग्स। तो पहले 3 चीज तो सेम ही है, 2 नई ऐड हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये सारे चेंजेस थे इस चैप्टर के अंदर, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और ACLP में कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, एंड दीज आर ऑल चेंजेस इन बेसिकली। अगर मेजरली देखें, एक तो आपको रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया, INC 32 स्पाइस की जगह स्पाइस प्लस हो गया, ठीक है, दोनों जगह जनरल मेथड में भी रूल 38 के अंदर ही, और यहाँ पे आपको इस रूल 38A के अंदर आपको एजाइल की जगह एजाइल प्रो हो गया। एंड नाउ इट कंटेन्स द रजिस्ट्रेशन नॉट फॉर 3 थिंग्स बट फॉर 5। तो 3 तो है ये, प्लस 2 और ऐड हो गए। तो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन दिस चैप्टर, कंपनी इन प्रमोशन फॉर्मेशन कंपनी, एंड ACLP में इसका नाम क्या है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, अमेंडमेंट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Memorandum and Articles of Association. This is the name of the chapter. सेम ये चैप्टर का नाम कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, SBC तीनों जगह सेम है, लेकिन ACLP में इसका थोड़ा सा नाम बदल गया है। एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस पेपर में इसका नाम है सेम ही, वैसे सिमिलर सा ऑल्टरेशंस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इन ACLP। है कुछ नहीं, बेसिकली जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें जब ऑल्टरेशन पढ़ते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो वहां पे चेंज ऑफ नेम पहला टॉपिक आता है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम टॉपिक में ऑलमोस्ट लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि साहब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस समय जब नाम रिजर्व होता है तो वो 20 डेज के लिए रिजर्व होता है, लेकिन चेंज ऑफ नेम के केस में जब आप नाम रिजर्व कराते हैं तो 60 डेज की रिजर्वेशन होती है। तो लिखा हुआ लास्ट में बोल्ड करके, इट में भी नोटेड दैट, देखो लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोल्ड करके कि इनकॉर्पोरेशन के समय 20 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है, और चेंज ऑफ नेम के समय अगर आप नाम रिजर्व कराते हैं फॉर चेंज ऑफ नेम तो उसमें 60 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है। उसी के आगे मैंने आपको कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, मिल गए एंड मैं पूरा ही पढ़ देता हूं एक नाम। चेंज ऑफ नेम टॉपिक के अंदर देखिएगा, एक ऑलमोस्ट लास्ट में एक आपको ब्रैकेट के अंदर, आपको ब्रैकेट बोल्ड में लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम द रजिस्ट्रार CRC may reserve the name for a period of 60 days from the date of approval rather than 20 days at the time of incorporation। मतलब इनकॉर्पोरेशन में 20 डेज के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ नेम केस में 60 डेज। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा, फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, उसके आगे कंटिन्यूटी में कुछ वर्ड्स है, देख क्या, एंड at the time and rather than 20 days at the time of incorporation, continue, and application shall be made in the form run reserve unique name rather than form spice plus, that is simplified pro forma for incorporating company electronically plus INC 32 which is used at the time of incorporation। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी। इसका मतलब क्या है, ये अभी मैंने बताई थी। इसका मतलब ये, मैं एक तरफ यहां लिख देता हूं, incorporation of company and change of name। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की इसमें कितने पीरियड के लिए नाम रिजर्व होता है, पीरियड ऑफ रिजर्वेशन कितने दिन के लिए होता है आपका इनकॉर्पोरेशन के समय, 20 डेज, चेंज ऑफ नेम में 60 डेज। ये तो ऑलरेडी लिखी ये बात आपको। फॉर्म कौन सा यूज होता है, देखिए जब नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म कौन सा होगा, देखिए फॉर्म नंबर। तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी के समय अभी मैंने बताया स्पाइस प्लस, अभी बताया था मैंने आपको, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32, एंड चेंज ऑफ नेम में रन यूज होगा। इसका जो पहले यूज होता सेम, रिजर्व यूनिक नेम। ये मैंने वहां पे मैं नोटिंग में डाल दी, कंफ्यूजन हो जाएगी साहब, आपने
यहां रन की जगह स्पाइस प्लस कर दिया, बताया था ना अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया, तो क्या यहां भी होगा? नो, चेंज ऑफ नेम में रन ही है। चेंज ऑफ नेम केस में जब नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करेंगे टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो यू विल अप्लाई इन फॉर्म रन, मतलब जो पहले था यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये हाईलाइट करके लिखा गया, बच्चे कंफ्यूज होता है कि सब यहाँ पे रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया तो क्या यहाँ भी हो? नो, यहाँ रन का रन ही है, तो यहाँ अमेंडमेंट नहीं है लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आपको ये बात स्पेशली बताई गई कि साहब यहाँ स्टेटस सेम है, यहाँ पे रन की जगह रन ही है। इसका रन फॉर्म एबॉलिश नहीं हुआ, पहले रन फॉर्म दोनों जगह यूज होता है, इनकॉर्पोरेशन के समय भी रिजर्वेशन नेम के लिए, चेंज ऑफ नेम में भी रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, लेकिन नाउ इट इज ओनली बीइंग यूज एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ नेम, नॉट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका रन का क्या फॉर्मेट चेंज हुआ होगा? यस, नाम वही है बट इसका फॉर्मेट रिवाइज हुआ, क्योंकि नाउ इट इज बीइंग यूज ओनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी। रादर वहां पे स्पाइस प्लस यूज होता है। कौन सा यूज होता है? स्पाइस प्लस। तो ये छोटा सा एक अमेंडमेंट था इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स या ACLP में ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, और इसमें कुछ चेंज, ये अमेंडमेंट है ही नहीं वैसे कि दूसरी जगह अमेंडमेंट हुआ इनकॉर्पोरेशन टॉपिक में, उसका इंपैक्ट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। एंड अदरवाइज देखा, ये अमेंडमेंट थोड़ी है, यहाँ रन था, पहले भी रन था, यहाँ अभी भी रन है। अच्छा, अब इसके आगे की जो मैं अमेंडमेंट बताने जा रहा हूं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, वो SBC सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आगे की चैप्टर्स ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अभी तक के जो मैंने 2 टॉपिक बताए, इन दोनों चैप्टर के जो अमेंडमेंट्स हैं वो चारों पेपर में एप्लीकेबल है। इसके आगे के जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूँ अलग अलग चैप्टर में, वो SBC पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें SBC के नोट्स अमेंडमेंट के यहीं तक के मिलेंगे, ठीक है। मैंने बताया सबके चारों पेपर के अमेंडमेंट के नोट्स मैंने अलग अलग बनाए, इसमें SBC के अमेंडमेंट यहीं तक है, लिख देता हूं SBC अमेंडमेंट्स ओवर। बाकी जो 3 पेपर है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब पूरा जो अमेंडमेंट की पूरी क्लास है ये तीनों पेपर में सेम चलेगा, ठीक है। ये आपको अभी आगे के मतलब ये 2 टॉपिक चैप्टर हो गए और आगे के जो चैप्टर्स उस तीनों पेपर में सेम चलेंगे, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड लेकिन SBC में अमेंडमेंट यहीं तक है, इसके आगे के जो अमेंडमेंट्स हैं वो SBC पेपर में एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट ओके? नाउ